नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस से संबंधित जियोग्राफी की क्लास को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वन, जल, मिट्टी और भूकंप जैसे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम लोग बेसिकली सुनामी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइक भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब की मात्रा बहुत कम है। तो ये मुझे दोस्त कहना ना पड़े, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, मैं हमेशा कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपकी तैयारी को 2-4%, 10% भी मैं नहीं कह रहा हूँ, 2-4% अगर मदद मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाना या मेरा मेहनत करना सार्थक हो पाया है। तो यह आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करें। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप सुझाव देना चाहते हैं कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं, इसमें आप और बेहतर कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें यह सूचना दे सकते हैं। मैं उसमें ज़रूर सुधार करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग सुनामी के बारे में बातचीत करेंगे। और एक बात और थी, स्क्रीन पर आप सभी को एक नंबर शो हो रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका डिटेल अभी व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है, आप उस पर हमें कांटेक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप जिस सब्जेक्ट को लेना चाहेंगे उस सब्जेक्ट के सारे जो है नोट्स हैंड राइटिंग में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बेसिकली सुनामी के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, सुनामी के बारे में अगर हम बातचीत करें तो इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यूपी पीसीएस में अभी तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 2018 में, ठीक है, 2018 में यूपी पीसीएस से केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ज्वालामुखी, भूकंप, उसके बाद सुनामी जैसे टर्म को यूज किया गया है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने भूकंप को देख लिया है, आज हम लोग सुनामी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ज्वालामुखी को देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इन तीनों टॉपिक को देख लेते हैं तो फिर इस क्वेश्चन की विचारधारा को समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा सहज हो जाएगा। तो हम लोग अभी यह मानकर चलते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो यह दर्शाता है कि यह केवल सुनामी का प्रश्न नहीं है, ठीक है। यह भूकंप का भी प्रश्न है, ज्वालामुखी का भी प्रश्न है, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि सुनामी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि अभी तक सिंगल इससे एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो क्वेश्चन भविष्य में आने की संभावना नहीं है। सिलेबस मिनिमम है, तो कहीं ना कहीं हमें सिलेबस को ठोस तरीके से तैयार करके चलना होगा। दूसरी बात, हम लोगों ने जब देखा, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब पीसीएस जैसे एग्जामों को देखा तो देखा कि उत्तराखंड 2012 में एक प्रश्न आया हुआ है, सुनामी क्या है। उसके बाद किसी भी स्टेट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन सुनामी से नहीं आया हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सुनामी से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसको इस प्रकार से पढ़ें कि उससे जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसके उत्तर देने में सक्षम हो, ठीक है। जैसे मैं समझता हूँ कि सुनामी के क्या कारण है, ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद उसके प्रभाव क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके उपाय क्या है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप कवर कर लेते हैं कि प्रभाव, कारण और उपाय, तो मुझे लगता है कि सुनामी के हर एक आयाम को आप कवर कर पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सुनामी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई किताबी डेफिनेशन लिखने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस प्रकार की बातें किसी किताब में तो नहीं लिखी हो सकती हैं। तो इसको मैंने खुद से लिखने का प्रयास किया है। क्या, जब समुद्री जल या समुद्री नीतल पर अचानक हुई किसी बड़ी हलचल के कारण पानी की प्रचंड लहरें किनारे की ओर आती हैं तो उन्हीं लहरों को सुनामी की संज्ञा दी जाती है। तो आप देख पा रहे हैं, इतना खूबसूरत डेफिनेशन, मुझे लगता है कि ये आपको एकदम रटा होना चाहिए दोस्त, ठीक है। और बेसिकली कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो उस क्वेश्चन की भूमिका होती है, दूसरा उस क्वेश्चन का मेन बॉडी होता है, और तीसरा उस क्वेश्चन का निष्कर्ष होता है। तो भूमिका में अगर सुनामी से कोई संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप इसको तो जरूर लिखेंगे, ठीक है। आप फिर उसके बाद मेन बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद निष्कर्ष को उस प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ पाए होंगे कि सुनामी कहते किसे हैं। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सुनामी उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, ठीक है। सुनामी उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो आप चाहते तो यहाँ पर मानव जनित और प्रकृति के कारण को दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि इसके कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैंने केवल उन्हीं को लेने का प्रयास किया है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्वालामुखी सुनामी का एक सबसे बड़ा कारण है, भूकंप, परमाणु परीक्षण, भूस्खलन, उल्कापिंड, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एक को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्या, कि ज्वालामुखी विस्फोट से समुद्र के नीचे की विवर्तनिकी प्लेट को का विस्थापन होता है, जिससे समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं। तो 1883 ईस्वी में क्राकाटोआ में इस प्रकार की गतिविधि के कारण जो है सुनामी उत्पन्न हुई थी। उसके बाद अगला है भूस्खलन के कारण महासागरों में अशांति उत्पन्न होती है
और सुनामी की लहरें उत्पन्न होती है। तो भूस्खलन के कारण भी महासागरों में जो है अशांति उत्पन्न होती है, जिसके कारण सुनामी आती है। उसके बाद अगला जो कारण है आपका, वो है आपका सबसे खतरनाक जो कारण है वो है भूकंप। तो भूकंप के कारण जो है सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। तो देखिए भूकंप एक तो स्थल पर आता है, दूसरा समुद्र के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं नीतल। जब नीतल में भूकंप आता है तब जो है सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला है उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह के कारण भी। जैसे कभी कभी क्या होता है, उल्कापिंड जब महासागरों में गिर जाता है तो भी सुनामी उत्पन्न होने के कारण हो जाते हैं। परमाणु परीक्षण, जो कि 1940 और 1950 के दशक में अमेरिका के द्वारा जो है जब परीक्षण किया गया था तो सुनामी जैसे गतिविधि देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर नोट है क्या कि प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। इसको ध्यान रखना कि प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि परिप्रशांत जो मेखला है वह भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार के सबसे बड़े कारण हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर सुनामी उत्पन्न इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर परिप्रशांत मेखला जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा नोट है, आप अपने उत्तर लेखन में प्रयास करें वर्तमान के उदाहरण दें। ठीक है, ये देखा गया है कि अगर आप वर्तमान के उदाहरण को अपने आंसर में रिप्रेजेंट करते हो तो आंसर जो है एग्जामिनर को प्रभावित करता है। अर्थात एग्जामिनर को यह जरूर बात पता होता है कि यह जो है इस चैप्टर की मूलभूत बातों को समझ पाकर वर्तमान के उदाहरण के माध्यम से हमें समझाना चाहता है। दूसरा क्या, इसके लिए आप डेली अखबार अवश्य पढ़ें जिससे आपकी सोच विस्तृत हो। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको 2-4% भी लाभ होता है तो मुझे लगता है कि यह मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। अब जैसे कि इस वीडियो को आप देखते हैं तो शायद मुझे लगता है इतनी सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ तो आप ये समझ पा रहे होंगे, आपके मन में जरूर हो रहा होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं बता सकता हूँ। तो मैं बेसिकली यही बताना चाहता हूँ कि किताबी भाषा या कोचिंग के चक्कर में थोड़ा सा जो लेंदी प्रोसेस हो जाता है, अगर हम उसको सरल करने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में किसी भी टॉपिक को लेकर यह उत्तेजना पैदा होती है कि इस टॉपिक को हम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे बेहतर। तो वहाँ से क्या होता है ना कि आप टॉपिक को खुद से कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, तो आप वही जो चीज़ अलग करते हैं वही परीक्षा में औरों से आपको अलग कर देती है। तो वर्तमान में मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके अंदर किसी भी टॉपिक को लेकर अगर बेसिक बात समझ है तो आप उस टॉपिक में अपने से भी काफ़ी बेहतर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मेरा पर्पज़ ही यही है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि सुनामी के क्या क्या प्रभाव हैं। ठीक है, सुनामी के क्या क्या प्रभाव हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। जैसे 2004 में जो सुमात्रा में आई हुई थी 1.5 लाख लोगों की लगभग मौत हुई थी। सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति, इमारतों का नुकसान, तो लगभग 2004 में जो आया हुआ था 1.5 लाख मकान जो है नष्ट हुए थे। उसके बाद भौगोलिक परिवर्तन का कारण जैसे बंदरगाहों का नष्ट होना, ठीक है, ये इसके प्रभाव हैं। उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन गति में प्रमुख बदलाव होते हैं। कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना, जैसे कि जो समुद्री प्रजातियाँ होती हैं उनके विलुप्त होने की संभावना होती है। बाढ़ और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ह्रास होना, अर्थात जो है कम हो जाना, ये जो है इसके कुछ प्रभाव हैं दोस्तों। ठीक है, तो सुनामी से बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हमने कुछ आयामों को देखने का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पर सुनामी से निपटने हेतु कुछ क्या प्रयास हैं, तो दृष्टि के कुछ कंटेंट थे, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है कि विश्व एवं भारत में सुनामी जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा डार्क, तो यहाँ पर डार्क सुनामी चेतावनी हेतु एक खास तकनीक है जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित स्थानों पर तत्काल सूचनाएं भेजी जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दृष्टि के कंटेंट को ऐड कर दिया है। मैं पीडीएफ जब दे दूंगा आपको तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हैंड राइटिंग नोट्स पीडीएफ सीरीज चल रही है, तो आप हमको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।